बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो एमिट होने वाली रेडिएशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वी नो दैट स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी इज़ द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस, और ये रेडिएशंस अनस्टेबल एलिमेंट्स की तरफ से एमिट होती हैं, और ये तीन तरह की होती हैं मेनली। इनमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे बीटा पार्टिकल्स, और तीसरी गैमा रेस होती हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। याद रहे, अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम हीलियम के न्यूक्लियाई भी कहते हैं, क्योंकि इनका चार्ज और मैस इक्वल होता है हीलियम न्यूक्लियस के। तो जब भी कोई एटम, लेट्स सपोज इन दिस एग्जांपल एक्स इज़ एन एटम, और ये इस अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करे, दिस हीलियम शोज अल्फ़ा पार्टिकल। तो जब ये इस अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करेगा तो उस वक्त हमें एनर्जी भी मिलेगी, और ओवरऑल जो न्यू एलिमेंट बन रहा होगा उस न्यू एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। टोटल जो लेफ़्ट और राइट साइड है इक्वेशन की, यहाँ पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का सम सेम रहना चाहिए। तो अगर ओरिजिनल एलिमेंट का एटॉमिक मास ए है तो जो न्यू एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास A-4 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 है जो उसमें से एमिट हुआ है। इसी तरह एटॉमिक नंबर 2 लेस हो जाएगा, जिसको हम इस एग्जांपल से देख भी सकते हैं। यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास 238 है, जब इसने अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट किया है तो ये 238 में से 4 माइनस हुआ और ये 234 रह गया। इसी तरह यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, जब इसने अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट किया तो ये 90 में से 2 माइनस हुए तो 90 रह गए। नेक्स्ट डिके इज़ बीटा डिके। बीटा पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स जिनका एटॉमिक मास या चार्ज इक्वल होता है टू द इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल एलिमेंट है एक्स, जब इसने बीटा पार्टिकल यानी इस इलेक्ट्रॉन को एमिट किया तो उसके साथ जब न्यू एलिमेंट बना तो उस वक्त उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बीटा डीके के अंदर जब भी कोई एलिमेंट बीटा पार्टिकल को एमिट करता है तो उस वक्त उसका चार्ज 1 इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि मैस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स का अपना मैस नेग्लिजिबल है। इस चीज़ को हम यूँ याद भी रख सकते हैं कि जब भी अल्फ़ा डीके का प्रोसेस होगा तो एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर 2 डिक्रीज़ होगा और एटॉमिक मास 4 डिक्रीज़ होगा, जबकि बीटा डीके के प्रोसेस में जो चार्ज नंबर है इट विल इंक्रीज़ बाय 1 इंक्रीज़ हमने इसलिए किया क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है या उससे निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से उस पर +1 चार्ज आ जाता है, उसके न्यूक्लियस पे इसी तरह +1 चार्ज आ जाएगा। सो ओवरऑल +1 चार्ज हो जाएगा। मैथमेटिकली भी हम इसको देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड का चार्ज और मास इक्वल होना चाहिए। इसी तरह एटॉमिक मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड टाइप ऑफ डिके इज़ गैमा डिके, यानी जब भी कोई एलिमेंट गैमा रेस को एमिट करे, गैमा रेस आर सिमिलर टू फोटॉन्स विच हैव नेग्लिजिबल मास एंड ज़ीरो चार्ज, सो दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। और इस तरह हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जब कोई भी एलिमेंट गैमा रे को एमिट कर रहा होगा तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि गैमा रेज आर न्यूट्रल इन नेचर विद ज़ीरो मास एंड चार्ज। हाँ, इन न्यू एलिमेंट और ओरिजिनल एलिमेंट को डिफरेंट करने के लिए हम इसके ऊपर स्टार या डैश लगा देते हैं विच शोज़ द अनस्टेबल फॉर्म, और गैमा रेज को एमिट करने के बाद ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज कर लेगा। तो इस तरह से हम एक रियल एग्जांपल भी देख सकते हैं। कोबाल्ट 60 जब ये गैमा रेज को एमिट कर रहा है तो उसके बाद ये इसी कोबाल्ट 60 और 27 में ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में चेंज हो गया है। सो गैमा डीके के प्रोसेस के दौरान देयर विल बी नो चेंज इन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। हियर इज़ द कंपैरिजन ऑफ दीज पार्टिकल्स। अल्फ़ा और बीटा के साथ हम पार्टिकल का वर्ड यूज़ करते हैं ड्यू टू मास एंड चार्ज। ऐसा एलिमेंट जिसका मास या चार्ज हो उनको हम पार्टिकल्स कहते हैं। एंड गैमा रेज हैव नो मास एंड चार्ज, दैट्स वाई हम इनके साथ रेज का वर्ड यूज़ करते हैं। सिंबल हम देख सकते हैं, अल्फ़ा को हम हीलियम न्यूक्लियस के फॉर्म में लिखते हैं, बीटा को इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में,
and gamma rays are similar to photons because they have negligible mass and charge. एटॉमिक मास का कंपैरिजन करें तो एटॉमिक मास यूनिट अल्फा पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा है, दीज आर हैवीएस्ट, और बीटा पार्टिकल्स का बहुत कम है बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स, और गैमा रेज का ज़ीरो है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव इन नेचर एंड दे हैव +2 चार्ज, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड गैमा रेज आर न्यूट्रल. एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए कि जो चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि जब भी हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएंगे तो वो वहाँ से बेंड होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों ऑपोजिट साइड पर डिफ्लेक्ट करेंगे. अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो स्पीड डिपेंड्स ऑन मास. जिन पार्टिकल्स का मास कम है उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जिनका मास ज़्यादा है उनकी स्पीड कम होगी. दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट. आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी डिपेंड्स ऑन चार्ज. वी नो कि अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा पार्टिकल्स, उनकी आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी जब वो एंटर होती हैं किसी भी शीट में तो वहाँ के एटम्स को आयनाइज करती हैं, क्योंकि इनके अपने ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा है. वी नो दैट दे हैव +2 चार्ज. इनकी आयनाइजिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम है अल्फ़ा के मुकाबले में, लेकिन गैमा से ज़्यादा है क्योंकि दे हैव -1 चार्ज. गैमा रेज की आयनाइजिंग कैपेबिलिटी 0 है बिकॉज दे हैव नो चार्ज. नेक्स्ट इज पेनिट्रेटिंग पावर. पेनिट्रेटिंग पावर अगेन डिपेंड्स ऑन मास. वी नो दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास सबसे ज़्यादा है तो इसलिए इनकी पेनिट्रेटिंग पावर लो है, और इसी तरह बीटा पार्टिकल्स का मास कम है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी मीडियम है, जैसे इनकी आयनाइजिंग पावर मीडियम थी, और गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई है. अल्फ़ा रेज स्टॉप हो जाती हैं क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, तो ये एक सिंपल पेपर जिसकी बहुत ही थोड़ी थिकनेस है उससे भी स्टॉप हो जाएंगी. बीटा पार्टिकल्स एल्यूमिनियम से स्टॉप हो जाएंगी, और गैमा रेज लेड से स्टॉप होंगी क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए ये लेड या ग्रेफाइट से स्टॉप हो सकती हैं. यही रीज़न है कि हम जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो उसे लेड के बॉक्सेस में करते हैं ताकि हम उसको पूरी तरह से सेफ रखें इन्वायरमेंट से. थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर. उम्मीद है जो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें. थैंक यू.